इतिहास केवल वो नहीं जो किताबों में छुपा है, इतिहास वो है जिसे पन्नों से खुरच कर मिटाया गया। हमें बचपन से रटाया गया कि विज्ञान का सूर्य पश्चिम से उगा है और पूर्व में सिर्फ सपेरे, जादूगर और अनपढ़ बसते थे। हमें बताया गया कि न्यूटन विज्ञान के पिता है और वास्को डी गामा महान खोजकर्ता। लेकिन ठहरिए, यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ कोहिनूर और 45 ट्रिलियन डॉलर नहीं लूटे, उन्होंने उससे भी कीमती चीज लूटी, हमारी बौद्धिक संपदा। आज हम उस झूठ के किले को ढाएंगे। आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसके जहाज समुंदर को चीरते थे, जिसके राजा विज्ञान के ग्रंथ लिखते थे और जिसके गणित ने आकाश के तारों को नाप लिया था। आर्यन भैया, हम इमोशनल होकर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन डेटा तो यही कहता है कि यूरोप अमीर था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, तभी तो वो यहाँ आ पाए। वेदांत, यह डेटा नहीं, यह मैकॉले का दिया हुआ चश्मा है। इसे उतारो और असली आंकड़ा देखो। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगम मेडिसन की रिपोर्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव को देखो। 15वीं सदी से 17वीं सदी तक जब यूरोप अंधकार युग डार्क एजेस में ठिठुर रहा था, उनके पास न खाने को मसाले थे, न पहनने को ढंग का कपड़ा और न नहाने के लिए गर्म पानी की तकनीक। तब विश्व की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में भारत का हिस्सा 25% से 27% था और पूरा यूरोप मात्र 2% से 3% पर रेंग रहा था। वेदांत, वे हमें सभ्य बनाने नहीं आए थे, वे हमारी संपन्नता देखकर भूख से बिलबिलाते हुए लुटेरे बनकर आए थे। वेदांत, यह इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा झूठ है। वास्को डी गामा ने भारत नहीं खोजा, एक भारतीय ने वास्को की जान बचाई थी। तारीख नोट करो, 20 मई 1498, जिस दिन वास्को भारत पहुंचा। लेकिन पहुंचा कैसे? जब वास्को डी गामा अफ्रीका के पूर्वी तट मालिंदी पर अपनी टूटी फूटी नाव के साथ भटक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे जाए। तब उसकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी से हुई जिसका नाम था कांजी मालम। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। वास्को डी गामा के पास 3 छोटे जहाज थे, नाम याद कर लो। पहला साओ ग्रेबियल, दूसरा साओ राफेल और तीसरा बेरियो। वेदांत, इन जहाजों की क्षमता मुश्किल से 100 से 120 टन थी। ये लकड़ी के छोटे ढांचे थे, लेकिन वास्को डी गामा की खुद की डायरी लॉग बुक जो लेस्बिन के संग्रहालय में है कहती है, जब मैंने उस भारतीय व्यापारी कांजी मालम का जहाज देखा तो मेरी आंखें फटी रह गई। उसका जहाज मेरे जहाज से 10 से 12 गुना बड़ा था। वह समुद्र में तैरता हुआ एक किला लग रहा था। अब तथ्य देखो, कांजी मालम का जहाज 1500 से 2000 टन का था। क्यों? क्योंकि कांजी मालम अपने जहाज में हाथियों का ट्रांसपोर्ट कर रहा था। सोचो, जिसकी नाव में हाथी समा जाए उसके सामने वास्को की नाव एक मच्छर समान थी। कांजी के पास मत्स्य यंत्र था, उसने वास्को की डगमगाती नाव को रस्सी से बांधकर और उसे खींचकर भारत की कालीकट तक लाया। हकीकत यह है, हमने उन्हें रास्ता दिखाया और बदले में उन्होंने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, पैसा हमारे पास था, लेकिन वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता तो खोजा, समुद्र में तो वही राजा थे। वेदांत, तुमने वो कहावत सुनी है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम इसे अमीरी गरीबी की कहावत मानते हैं, लेकिन इसमें लक्षण और व्यंजना छुपी है। यहाँ राजा भोज प्रतीक है उच्च विज्ञान के और गंगू तत्कालीन यूरोप प्रतीक है जुगाड़ का। राजा भोज ने 11वीं सदी में एक ग्रंथ लिखा, युक्ति कल्पतरु। यह जहाज बनाने का विश्व का पहला तकनीकी ग्रंथ था। जरा यूरोप की मानसिकता देखो, उस समय यूरोप के नाविक समुद्र के कुछ इलाकों में जाने से थर थर कांपते थे। उनका अंधविश्वास था कि वहाँ शैतान रहता है।
या बरमुंडा ट्रायंगल जैसी कोई भूतिया शक्ति है जो जहाजों को खींच लेती है। वे डर के मारे कांपते थे। लेकिन भारत में राजा भोज ने क्या लिखा? उन्होंने लक्षण यानी साइंटिफिक रीजनिंग दी। उन्होंने अपनी किताब में स्पष्ट चेतावनी दी, समुद्र में जाने वाले जहाजों के पेंदे में लोहे की कीलें भूल कर भी मत लगाना। क्यों? भूत के डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि समुद्र के गर्भ में चुंबकीय चट्टानें होती है। राजा भोज ने लिखा, अगर जहाज में लोहा होगा तो वो चट्टानें जहाज को खींच लेगी और जहाज टकराकर टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने विशेष गोंद और लकड़ी की संधियों से जहाज बनाने का आदेश दिया। वेदांत जब पश्चिम के नाविक भूत प्रेत के डर से बाइबल पढ़कर कांप रहा था, तब भारत का राजा मैग्नेटिक साइंस के आधार पर इंजीनियरिंग के नियम लिख रहा था। कांजीमालम का जहाज इसी भोज विद्या का प्रमाण था। यह था हमारा विज्ञान। जहाज तो छोड़ो, उन्होंने हमारा समय और गणित भी चुराया। कहानी शुरू होती है यूरोप की एक समस्या से। तारीख याद रखना, 1582 एडी। यूरोप का जूलियन कैलेंडर गलत चल रहा था। ईस्टर की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। पोप ग्रेगरी परेशान थे। उन्हें सौर वर्ष की सटीक गणना चाहिए थी। इसके लिए उन्हें कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री चाहिए थी, जो उनके पास नहीं थी। तब एंट्री हुई जासूसों की। कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने कोलिगो डे कोचीन स्कूल खोला। वह मेटियो रिक्की जैसे जेसुइट पादरी आए। वे बाहर से धर्म प्रचारक थे, लेकिन उनका असली मिशन था जान की चोरी। उन्होंने देखा कि केरल के ब्राह्मण बिना टेलीस्कोप के ग्रहों की सटीक स्थिति बता रहे हैं। वहां उन्हें संगम ग्राम के माधव, जिनका जन्म 1340 में हुआ था, के ग्रंथ तंत्र संग्रह और उनके शिष्य ज्येष्ठ देव की युक्ति भाषा। माधव ने इन्फिनिटी सीरीज का आविष्कार न्यूटन के पैदा होने से 250 साल पहले कर दिया था। आचार्य माधव का फॉर्मूला देखो। मेटियो रिक्की ने इन संस्कृतों को लैटिन में बदला और रोम भेज दिया। इतिहासकार डॉक्टर सी के राजू और डॉक्टर जॉर्ज जोसेफ का शोध सिद्ध करता है कि यही जान वेटिकन से न्यूटन और लेबनिज के पास पहुंचा। न्यूटन ने माधव की सीरीज को कॉपी किया, लेकिन सोर्स का नाम मिटा दिया। हमने जिसे जगत गुरु मानकर जान बांटा, उन्होंने उसे चोरी का माल बनाकर उस पर अपना लेबल चिपका दिया। इसे कहते हैं एपिस्टेमिक थेफ्ट, ज्ञान की डकैती। लेकिन आर्यन भैया, अंग्रेजों ने हमें स्कूल तो दिए, मैं काले से पहले तो हम अनपढ़ थे ना। अनपढ़ यह शब्द मैकॉले का अपशब्द है। महान इतिहासकार धर्मपाल जी की किताब द ब्यूटीफुल ट्री के सबूत देखो। विलियम एडम 1835 और थॉमस मुनरो 1822 के सर्वे कहते हैं कि भारत में साक्षरता इंग्लैंड से ज़्यादा थी। हर गांव में स्कूल था। असली साक्षरता क्या है? हमारे पास दो चरित्र हैं, रामू काका भारतीय जान और बबलू बाबू मैकॉले की शिक्षा। रामू काका, उन्हें एबीसीडी नहीं आती, लेकिन उनका विज्ञान देखो। वे खेत में चींटियों को अपने अंडे लेकर सुरक्षित जगह जाते हुए देखते हैं और बता देते हैं, बेटा आज शाम तक भारी बारिश होगी, और बारिश होती है। यह जीव विज्ञान है। घने जंगल में जहाँ जीपीएस फेल हो जाता है, रामू काका पेड़ों के तने को देखते हैं। जिस तरफ काई जमी होती है, वे समझ जाते हैं कि वह धूप कम आती है, मतलब वो उत्तर दिशा है। रामू काका कैलेंडर की तारीख नहीं देखते, वे नक्षत्रों की चाल देखते हैं। वे मिट्टी हाथ में लेकर कहते हैं, बेटा रोहिणी नक्षत्र उतर गया है, अब बाजरा बो दे, फसल सोना उगलेगी। लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं, खबरदार अभी हस्त नक्षत्र चल रहा है, अभी चना मत बोना, वरना सारी फसल में इल्ली यानी कीड़ा लग जाएगा और एक दाना घर नहीं जाएगा। यह उनका विज्ञान है जो बिना किसी डिग्री के एकदम सटीक है। और बबलू बाबू पीएचडी किए हुए हैं, उन्हें जंगल में छोड़ दो तो दिशा नहीं बता पाएंगे, खेत में खड़े कर दो तो गेहूं और जौ के पौधों में फर्क नहीं बता पाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें जहरीले और खाने योग्य कंदमूल का फर्क नहीं पता। मैकॉले ने क्या किया? उसने रामू काका के विद्वान होने को अनपढ़ घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। रट्टू तोते बबलू बाबू को जानी बना दिया।
और जाति का झूठ। मद्रास प्रेसिडेंसी 1822 के सर्वे के अनुसार स्कूलों में 70% से 80% छात्र तथाकथित पिछड़ी जाति के थे, क्योंकि भारत को इंजीनियर चाहिए थे। लोहार, कुम्हार, बुनकर, मैकॉले ने स्कूल बंद करके ब्राह्मणों को नहीं, भारत के इंजीनियरिंग बेस यानी कारीगरों को बेरोजगार किया। वेदांत हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। ऋषि रण, माधव, आर्यभट्ट, कांजीमालम, राजा भोज, उनकी आत्माएं आज हमारी ओर देख रही है। नहीं आर्यन भैया, यह कर्ज तो उतारना पड़ेगा। हम अपने पूर्वजों के गद्दार नहीं बन सकते। बताओ मुझे क्या करना है। तो सुनो, यह वीडियो कोई मनोरंजन नहीं, यह एक यज्ञ है, सच्चाई का यज्ञ। वो तुम्हारा शेयर बटन वो कोई साधारण बटन नहीं। इस कलयुग में तुम्हारा यह स्मार्टफोन ही तुम्हारा गांडू है, और यह इंटरनेट ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम्हें अपनी उंगली से उस शेयर बटन को ऐसे दबाना है जैसे श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, ताकि झूठ के सारे सिर एक साथ कट सके। एक दिए से दूसरा दिया जलाओ। अगर तुम सबको अपनी मुट्ठी में बंद रखोगे तो वो बुझ जाएगा, लेकिन अगर बांटोगे तो पूरा भारत जगमगा उठेगा। कमेंट्स में कोई नाइस वीडियो नहीं लिखेगा, वहाँ अपनी हुंकार भरो। लिखो, मैं राजा भोज और माधव की संतान हूँ और मैं यह ऋण चुकाऊंगा। लिखो #प्राउड इंडिया। शेर सो रहा था, मरा नहीं था। अब भारत जाग चुका है। मैं खोलो के मानस पुत्रों को बता दो कि हम वापस आ गए। जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय भारत।